वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं CET 2022 के लिए, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी 6 से 6, 7, 8 जनवरी को होने वाला है 2023 के अंदर। तो इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है आपका CET ग्रेजुएट लेवल का, उसके अंदर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, तो उसके 10 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये टेस्ट पसंद आए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि अपन एंड्रॉयड चलाते हैं और एप्पल यूज़र वाले OS चलाते हैं, ठीक है, iOS। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके कारण से मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, टैबलेट वगैरह चलते हैं, सिस्टम आप काम करते हैं, तो उसका जो मूल होता है, बेसिक होता है, वो क्या होता है, वो होता है कर्नेल। क्या होता है, कर्नेल। और कर्नेल काफ़ी टाइप के होते हैं, जिसके अंदर माइक्रो हो गया, एक होता है हाइब्रिड। तो बेसिक आएगा आपके, ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि कितने टाइप के होते हैं ये, तो आपको याद रखना है कि वैसे तो बेसिक टाइप कर्नेल 5 प्रकार के होते हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक होता है, मूल होता है, वो क्या होता है, कर्नेल होता है, और वो होता है 5 प्रकार का। ठीक है, और यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इसका कोर होता है। कर्नेल इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, बेसिक पार्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रोग्राम में त्रुटियों को सुधारना क्या कहलाता है। जैसे मान लो कोई प्रोग्राम है, जैसे कोई कोडिंग कर रहा है और कोडिंग के अंदर कोई त्रुटि आ जाती है, कोई एरर आ जाती है, तो उस एरर को निकालना, बाहर निकालना क्या कहला जाता है, डीबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डीबगिंग। जैसे बग आ जाता है, कई बार आपने देखा होगा, न्यूज़ में खबरों में पढ़ा होता है, किसी बच्चे ने गूगल के जो प्रोग्राम है उसके अंदर बग ढूंढ लिया है, तो उसको गूगल ने पुरस्कृत किया है। तो ऐसे ही बग होता है जो उस सिस्टम को, उस साइट को, उस सिस्टम, ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है उसको बीच के अंदर एरर ला सकता है, डाउन कर देता है। तो उसी को, त्रुटियों को सुधारना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। मतलब बग को बाहर निकालना डीबगिंग कहलाता है। और बग एक तरह का वायरस हो सकता है या एरर भी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, एक प्रोग्राम में त्रुटियों को सुधारना डीबगिंग कहलाता है। अब जैसे कंपाइलिंग है, तो कंपाइलिंग क्या होता है, कंपाइलिंग होता है जब मनुष्य द्वारा समझने योग्य और लिखित उच्च स्तरीय जो प्रोग्राम भाषा होती है, उसमें प्रोग्रामों को केवल कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली जो छोटी लेवल की, जो निम्न स्तरीय है, 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 में ही काम करता है, बाइनरी, और इसको बोलते हैं बाइनरी। ये बाइनरी कोड होता है, बाइनरी कोड होता है 0 और 1, इसको बाइनरी भाषा भी बोलते हैं, और इसको कंप्यूटरीकृत भाषा भी बोलते हैं। तो उनको परिवर्तित करने के कार्य को और कंपाइल कार्य करता है। और कंपाइल का मतलब आप बेसिक में ये भी समझ सकते हो कि इन्हीं दो चीज़ों को आपस में मिलाना कंपाइलिंग कहलाता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि MS पावर पॉइंट, आपने सबने सुना होगा MS पावर पॉइंट, जिसके अंदर प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। ठीक है, और ऑफिस के अंदर जो होता है वो बेसिक यहीं से यूज किया जाता है MS पावर पॉइंट। उसके अंदर स्लाइड शो होता है, जैसे कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनती है तो काफ़ी सारी स्लाइड हो जाती है। तो उन स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए जो कीबोर्ड के अंदर जो की होती है, जैसे ऊपर के अंदर F1 हो गई, F2 हो गई, F3 हो गई, F4 हो गई, F5 हो गई, ऐसे कीज़ होती है ऊपर, आपने कीबोर्ड कभी देखा हो तो। ठीक है, और आई होप देखा ही होगा, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप अवेयर तो है ही टेक्नोलॉजी से, तो आपने कीबोर्ड भी देखा होगा। तो कीबोर्ड के अंदर ऊपर की तरफ F1, F2, F3, F4 ऐसे कीज होती है। ठीक है, तो MS पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स होता है उसको शुरुआत से चलाने के लिए जो कुंजी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है F5। तो हमारा आंसर हो जाएगा F5। F5 होती है वो स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से द्वितीयक भंडारण यानी कि स्टोरेज का एक रूप नहीं माना जाएगा। द्वितीय भंडारक मतलब जैसे कि उसके अंदर आप एक बार परिवर्तन कर सकते हो, दोबारा परिवर्तन उसके अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये पुरानी हार्ड डिस्क टाइप की होती है, उसके अंदर आप अपनी मेमोरी स्टोरेज कर सकते हो। ऑप्टिकल डिस्क गोल कलर की आती है, गोल आकृति की आती है। जो पुरानी डिस्क होती थी, मूवीज वगैरह आती थी, वो इसी तरह की गोल डिस्क के अंदर आती थी। ठीक है, तो ये भी स्टोरेज हो गई। हार्ड डिस्क तो अभी भी प्रचलन में हार्ड डिस्क जो लैपटॉप वगैरह में आती है, तो वो हार्ड डिस्क होती है। ये भी स्टोरेज, जो द्वितीयक भंडारण स्टोरेज का एक रूप है। जो रैम होती है, मतलब रैंडम, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम ही एक जो प्राथमिक स्टोरेज मेमोरी है जिसके अंदर एक बार ही परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार जो ऐड आता है उसके अंदर मोबाइल को जो ऐड आता है 8 128 है, 12 256 है, तो ये तो जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज है, जबकि जो 8 और 12 है ये प्राइमरी स्टोरेज है। इसके अंदर सिर्फ एक बार परिवर्तन किया जा सकता है। 128 और 256 तो आप बढ़ा भी सकते हैं फ़ोन के अंदर, और जैसे रैम है और रैम आप लैपटॉप के अंदर बढ़ा भी सकते हैं एक्स्ट्रा रैम लगाकर। इसमें पूछा है कि जो द्वितीय स्टोरेज जो भंडारण जो है वो कौन सा नहीं है, तो रैम इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल का मतलब यह है कि जैसे ही आप फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप ऑफ करते हैं तो वो मेमोरी पीछे से गायब हो जाती है, वोलेटाइल हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। तो वो कौन सी मेमोरी है, वो है रैम, क्योंकि रैम ही ऐसी है जो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट के अंदर, वो रैम को खाली कर देता है जैसे ही आपका डिवाइस काम करना, जब आप डिवाइस को काम लेना बंद कर देते हो तो ऑटोमेटिकली रैम वहाँ से क्लीन हो जाती है। तो रैम ही एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रैम, यानी कि रैम का हो जाएगा फुल फॉर्म अपने पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब जो रोम होता है ये हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही पीरोम का भी आपसे पूछा जा सकता है कि पीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीरोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम का क्या होता है, ईपी रोम का होता है इरेजेबल, वही सेम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब देखिए, लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर दो तरह की डिवाइस काम करती है, एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिनसे अपन कमांड देते हैं और अपने पास जैसे कि बाहर निकल कर कोई हार्ड में या तो हार्ड कॉपी में आता है, या फिर अपन कोई कमांड देते हैं और वो अपन को स्क्रीन पे विजिबल हो जाता है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस वो होती है जैसे कि इनपुट डिवाइस में जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी इनपुट डिवाइसेस है। और इन इनपुट डिवाइसों से जो हम कमांड देंगे, ठीक है, तो उससे जो अपन को रिजल्ट मिलेगा वो होता है आउटपुट। जैसे कि प्रिंटर, आजकल तो प्रिंटर दो टाइप से काम करते हैं, इनपुट भी काम करता है और आउटपुट भी काम करते हैं। इनपुट में स्कैन काम करता है, आउटपुट में अपन को हार्ड कॉपी में निकाल के देता है, ठीक है। तो ये हो गए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इन ऑप्शन में कौन सा हमारा इनपुट डिवाइस है, तो वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हमारा आंसर हो जाएगा। आपने कभी मॉल वगैरह अगर आप गए हैं, वहाँ से खरीदारी करी है, तो एक कोड होता है, बार कोड टाइप ऐसा कोड होता है, और एक रेड कलर की लाइट होती है उनके पास, तो वो इसके ऊपर डालते हैं और वो स्कैन होके उस प्रोडक्ट का नाम और डिटेल वगैरह, पैसे वगैरह सारे उस पर आ जाते हैं। तो वही होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसको OCR भी कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी मतलब ROM को विद्युत आवेश मतलब जब बिजली के संपर्क में लाया जाएगा तो उसको मिटाया भी जा सकता है और बाद में उसको वापस प्रोग्राम भी किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको अगर हम बिजली के संपर्क में लाएं तो उसको मिटाया भी जा सकता है और बाद में उसको प्रोग्राम भी किया जा सकता है, तो वो है हमारी EPROM। कौन सी है, EEROM। कौन सी हो जाएगी हमारी, EEROM वो हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, EEROM। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और ये वह मेमोरी है जिसको अगर बिजली के संपर्क में लाया जाए, विद्युत आवेश के संपर्क में लाया जाए तो मिटाया भी जा सकता है और बाद में इसको
प्रोग्राम भी किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसके यूज करने से आपको ना तो कोई पैसा देना पड़ता है, ठीक है, और ना ही कोई पैसा कटता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप यूज़ करते हो तो दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हो, जैसे कि आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो, ठीक है, एंड्रॉयड यूज़ करते हो, लाइनक्स यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन जो विंडोज़ है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, जो कि लैपटॉप वगैरह में यूज होती है। जब आप खरीद कर लाते हो तब तो जो कंपनी होती है वो उस विंडोज, जो लैपटॉप के अंदर जो विंडो आती है उसका पे करती है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के साथ उसकी प्राइस में जोड़कर आ जाता है। लेकिन अगर आप वापस नई विंडो पे अपडेट करते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि आईफोन जो एंड्रॉयड 12 है उसके ऊपर अपडेट आया, सॉरी एंड्रॉयड जो 11 है उसके ऊपर अपडेट आया एंड्रॉयड 12 का, तो आपने अपडेट कर लिया तो उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपडेट देती है। और आजकल तो ये हो गया कि 2 से 3 साल तक मिनिमम अपडेट आपको कंपनियां देती हैं मोबाइल फ़ोन की। लेकिन विंडोज़ एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और भी अगर आप अपन देखें तो जैसे कि लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, उसके अलावा यूनिक्स होता है, उबंटू होता है, और मैक ओएस होता है। जो मैक ओएस MAC, मैक OAS, ये किसका है? ये एप्पल का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डेकोरेटिव टेक्स्ट क्या कहलाता है? जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड होता है, उसके अंदर डेकोरेटिव टेक्स्ट का मतलब है कि अपन डिजाइन करते हैं ना टेक्स्ट की, और उसके अंदर एक ऑप्शन भी आता है, ऐसे ऐसे करके एक आइकन बना होता है, ठीक है, और उसके अंदर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो विभिन्न तरह के जो टेक्स्ट होते हैं वो डिजाइन उसके अंदर आ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको उसका नाम क्या होता है? उसका होता है वर्ड आर्ट। क्या होता है? वर्ड आर्ट। मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ड आर्ट बोलते हैं। मैं आपको उसकी पिक भी दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी वर्कशीट में 2 या 2 से अधिक सेलों को, वर्कशीट मतलब एक्सेल की बात कर रही है, एक्सेल की बात कर रहा है, तो एक्सेल के अंदर क्या होती है? ऐसी शीट बनी होती है। तो इन 2 सीटों को, 2 या 2 से अधिक सीटों को अगर मिलाते हैं अपन, ठीक है, तो उसके बाद एक्सेल मान को बनाए रखता है और अपने मानों को छोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या है? तो कौन से मानों को, जैसे कि अपन ऐसे 2 सीटों को मिला दिया, तो 2 सीटों को मिलाने के बाद इन 2 सीटों का तो जो जो भी नंबर होगा उनको ऐड कर देगा, या जो भी फॉर्मूला आपने लगा रखा है उनको उस हिसाब से कंपाइल कर लेगा और बाकियों को छोड़ देगा। तो कौन सा करा ये हुआ ऊपरी बाएं, यानी कि अपर लेफ्ट। इसकी इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर अपर लेफ्ट आंसर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी बाएं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। CET 2022 ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर होने वाला है जनवरी के अंदर, तो उसके लिए ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे।